हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है ना, कौन सा सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन दिया है रिपेयर, तीसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म और चौथा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन। तो देखिए, ग्रोथ जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें सेल डिवीजन होगा। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक सेल से दो सेल का बनना, ठीक है ना, ये ग्रोथ कहलाएगा। जब कोई सेल नंबर में बढ़ती है, सेल का नंबर में बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। और सेल नंबर में कैसे बढ़ती है? डिवीजन के द्वारा। जब सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ तो सेल डिवीजन के द्वारा ही होती है। अगर हम बात करें रिपेयर की, तो रिपेयर का मतलब होता है कि जब कोई इंजरी हो जाती है किसी जगह पर, तो वहां पर नई सेल्स बनती है। और नई सेल्स कैसे बनेगी? सेल डिवीजन के द्वारा बनेगी नई सेल्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उन सबका टोटल सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट पेयर। आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है, गलत पेयर कौन सा है। तो हाइड्रा के अंदर बर्डिंग होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लैटवर्म बोलते हैं जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के अंदर हाई रिजनरेशन पावर होती है, ये हमने पढ़ा है, तो ये भी करेक्ट है। अमीबा के अंदर क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन हमको देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर लिखा है फ्रेगमेंटेशन। तो ये पेयर क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। और ये आपको बताना है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीबा, क्योंकि इसके सामने लिखा होना चाहिए था बाइनरी फ्यूजन। ये ना, अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। और यीस्ट बडिंग करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी थर्ड, ये इनकरेक्ट पेयर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन को ही क्या मानते हैं? रिप्रोडक्शन मानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल म्यूल हो गया, जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक रिजल्ट होता है म्यूल। तो म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इसी प्रकार वर्कर बीज होती है, वर्कर बीज में भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर लिंक्ड टुगेदर। अभी पहले स्टेटमेंट में हमने बात बताई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, मतलब सेम होता है। रिप्रोडक्शन भी वही है, ग्रोथ भी वही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपको गलत स्टेटमेंट बतानी थी इस क्वेश्चन में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट क्या क्या गिवन है आपको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, माइक्रोब्स एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। तो याद रखना बच्चों, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है ना, ये सभी प्रोकैरियोट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी के अंदर पाया जाता है मेटाबॉलिज्म।
ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। दूसरा ऑप्शन है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके अंदर मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सभी लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सब क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन विट्रो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी के अंदर करवा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेबोरेटरी के अंदर भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करा सकते हैं, लेकिन जब हम लेबोरेटरी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराएंगे तो उस समय वो लिविंग थिंग नहीं कहलाएगा। रिएक्शन तो वो लिविंग है, लेकिन वो प्रोसेस लिविंग नहीं कहलाता जब वो लेबोरेटरी के अंदर हो रहा हो। इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर माना जाता है लिविंग फॉर्म का, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसको डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। इन्होंने लिख दिया नोट, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो गई है। तो इसकी करेक्ट आंसर हम लगाएंगे 4th। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स। नॉन लिविंग के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, तो भैया सेल्फ रेप्लिकेशन तो लिविंग की प्रॉपर्टी होती है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। इवोल्यूशन विकास, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। रिवर्सिबल ग्रोथ, तो रिवर्सिबल ग्रोथ को हम नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी मान सकते हैं। मतलब रिवर्सिबल ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर कोई मान लो रोग है जैसे, तो रोग के ऊपर हम मिट्टी का डिपोजिशन कर देंगे तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, मिट्टी को हटा दो तो फिर से उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो नॉन लिविंग में इस प्रकार से ग्रोथ होती है रिवर्सिबल टाइप की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रोथ शोन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट्स के ग्रोथ के बारे में। द ग्रोथ अकर फ्रॉम आउटसाइड, तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बाहर से डिपोजिशन हो जाता है ना, उस वजह से ग्रोथ होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द ग्रोथ इज रिवर्सिबल, ग्रोथ जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, तो ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द ग्रोथ इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बाहर से मटेरियल का एक्यूमुलेशन का मतलब होता है डिपोजिशन होना, बाहर से कोई चीज जमा होते जाना। जैसे मिट्टी का डिपोजिशन होता जाएगा रॉक के ऊपर, तो उसकी सरफेस पर मिट्टी का डिपोजिशन होगा, उससे उसकी ग्रोथ होगी। द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है हमको, ना कि इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से बढ़ना, इंटरनल ग्रोथ को कहते हैं इंट्रिंसिक, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोकल नेम ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट या एनिमल का लोकल नेम होता है, ठीक है, हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, तो आप उस लोकल नेम से उस ऑर्गेनिज्म की पहचान कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। तो ये तो बात गलत है, क्योंकि लोकल नेम जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही वैलिड होता है, तो आप वर्ल्ड वाइड पूरी संसार में आप उस नाम से उसको नहीं जान सकते। यूज यूनिवर्सली, तो उसको यूनिवर्सली यूज तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सली यूज किस नेम का करेंगे हम, साइंटिफिक नेम का, ठीक है ना, लोकल नेम पूछ रहा है। और स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट नेम, और ये स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जगह जगह पर ये चेंज हो जाता है। वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोकल नेम के लिए किसी भी प्लांट या एनिमल की का जो लोकल नेम होता है वो जगह बदल जाने से चेंज हो जाता है, कि हम किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है
उसको एक प्लेस पर जो नाम देंगे किसी दूसरे प्लेस पर उसी स्पीसीज का कोई दूसरा नाम होता है जो लोकल नेम होगा वहां का, तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस लोकल नेम। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो बाइनोमियल नेम आर जनरली इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम को हम लैटिन में लिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, और जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल नेम आर इन प्रिंटेड इन इटैलिक, इटैलिक में हम प्रिंट करते हैं बायोलॉजिकल नेम को, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि जीनस का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जीनस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फिर सब वर्ड्स जो होते हैं लेटर वो स्मॉल में लिखे जाते हैं। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डू ए बी सी रिप्रेजेंटिंग इन द गिवन स्पेसिफिक नेम रिस्पेक्टिवली? आपको यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, तो आपको इनको साइंटिफिक नेम के सही ऑर्डर में बताना है। आपको ये बताना है कि ए जो ए लिखा है लिन को, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी जो है वो इंडिका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और जो सी लिखा है मैंजीफेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंजीफेरा इंडिका बच्चों नाम किसका होता है? मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, और लिन क्या होता है? ऑथर का नाम होता है। ठीक है ना, तो ए क्या है हमारा? लिन का मतलब ये ऑथर नेम हो गया, तो ए की जगह पहले आएगा ऑथर नेम। ठीक, फिर उसके बाद देखो बी इंडिका, तो सबसे पहले जीनस का नाम लिखा जाता है मैंजीफेरा, उसके बाद इंडिका लिखा जाएगा, स्पीसीज का नाम है, तो बी हो गया स्पेसिफिक नेम। ठीक, उसके बाद सी पे क्या है? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या है? जीनस, तो ये हो गया जेनरिक नेम, मतलब जीनस का नाम। तो सही स्टेटमेंट कौन सी हुई आपकी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम से आप रिगार्डिंग आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, क्वेश्चन में कौन सी होगी? तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम को हम कॉमन नेम भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि साइंटिफिक नेम को हम कॉमन नेम नहीं मानते। दूसरा ऑप्शन है, दीज इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, तो साइंटिफिक नेम से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वर्ल्ड वाइड उसका वही नाम होगा। तो साइंटिफिक नेम जो भी किसी स्पीसीज का होता है उसी नाम से उस स्पीसीज को, उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो केवल एक नाम दिया जाता है साइंटिफिक नेम जो होगा पूरे वर्ल्ड वाइड में। These have two component, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं साइंटिफिक नेम में, एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये इनकरेक्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। जीनस और स्पीसीज दो कंपोनेंट होते हैं साइंटिफिक नेम में, और दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि पूरे संसार में, यूनिवर्स में है ना, उसी नाम से ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है जो उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका गलत स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा फर्स्ट, साइंटिफिक नेम को कॉमन नेम नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज, तो ऑप्शन देखते हैं, टू साइंटिफिक नेम विद सिंगल कंपोनेंट, दो साइंटिफिक नेम होते हैं एक कंपोनेंट के साथ, तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों गलत है क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होता है और उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वन साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट, तो ये बिल्कुल सही है। एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होता है और उसके में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस का नेम और दूसरा स्पीसीज का नेम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी करेक्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीसीज, स्पीसीज के रिस्पेक्ट में गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिसमें आपको फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, क्या उसको स्पीसीज कहते हैं? तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी दिखाई दे हमको, वही स्पीसीज कहलाती है। सेकंड स्टेटमेंट है टू डिफरेंट स्पीसीज ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है तो हम इसी को सही आंसर मानेंगे, क्योंकि जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उनसे प्रोड्यूस जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फर्टाइल नहीं होती है। इसका एग्जांपल है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें हम डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं और म्यूल बनता है, और म्यूल फर्टाइल नहीं है, मतलब वो आगे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जब भी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हम ब्रीडिंग कराएंगे तो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल्स नहीं होती है, जबकि ये कह रहा है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द सैपियंस स्पीसीज सैपियंस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ह्यूमन बींग्स का जो स्पीसीज है वो सैपियंस है। साइंटिफिक नेम पता है ना ह्यूमंस का, होमो सैपियंस कहलाता है। नेक्स्ट, पैंथेरा हैज मेनी स्पेसिफिक एपिथेट एज टिग्रिस, लियो एंड पार्डस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पैंथेरा है वो जीनस होता है और उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती है। स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं स्पीसीज को, और स्पीसीज कौन कौन सी आती है जीनस पैंथेरा के अंदर? टिग्रिस, लियो एंड पार्डस। ठीक, ये आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टैक्सोनॉमी डील विद, टैक्सोनॉमी क्या किसको डील करती है? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क, टैक्सोनॉमी डील करती है डेवलपमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क के डेवलपमेंट के लिए टैक्सोनॉमी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, तो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के लिए भी टैक्सोनॉमी नहीं है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी जितने भी एनिमल्स है उन सब एनिमल्स को एक कैटेगरी वाइज अरेंज करना, क्लासिफाई करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड किया जाता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा, ये इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर होगी, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के अंदर रखा गया है, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद किंगडम। तो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के अंदर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है टैक्सोनॉमी के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी 4th। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following feature are not shown by scientific name of various organism? कौन सी फीचर साइंटिफिक नेम से रिलेटेड सही नहीं है, हमको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है दे कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, जब हम साइंटिफिक नेम करते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस का नेम और दूसरा स्पीसीज का नेम, तो ये करेक्ट है। दे हैव लैटिन ओरिजिन, तो साइंटिफिक नेम को लैटिन में लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। They always have lin abbreviation at the end of second component. Second component साइंटिफिक नेम का क्या होता है? स्पीसीज, और कह रहा है कि स्पीसीज के बाद में हमेशा आपको लिन लगाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लिन लगाएंगे, ठीक है ना। जो ऑथर का नेम है वो हमेशा लिखेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शनल होता है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई कि हमें ऑलवेज, है ना, ऑलवेज इसको लगाना जरूरी नहीं है ऑथर के नेम को, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक, तो साइंटिफिक नेम को हम इटैलिक में लिखते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक स्टडी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज, जो नया डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है,
उसके लिए हम किस तरीके की सीक्वेंस में हम उसकी स्टडी करते हैं न्यू डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो स्टार्टिंग में तो बच्चों क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म होगा, सबसे पहले उसके कैरेक्टर को देखा जाता है, फिर कैरेक्टर के बाद हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन होता है, हम ये चेक करते हैं। कैरेक्टराइजेशन में तो हम ये देखेंगे कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उस जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके कितने पैर होंगे, कितने हाथ होंगे, ठीक है ना, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब होता है कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होता है, हम ये चेक करते हैं कि जो ये न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है ये पहले से ही ज्ञात किस एनिमल की तरह ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है, इसके कैरेक्टर्स किसकी तरह है, तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर करा जाता है, उसकी नेमिंग करी जाती है, और नेमिंग करने के बाद उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है किसी भी हम टैक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर उसको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखना है आपको कैरेक्टराइजेशन होता है, तो पहले क्लासिफिकेशन नहीं होगा, पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, पहले नोमेनक्लेचर नहीं होगा, पहले क्या होता है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन। तो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो कि नोट पूछा है या नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछता है और हम करेक्ट को ढूंढकर ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो हमारे वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना है कि क्वेश्चन में करेक्ट बताना है स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट बताना है। तो चलिए इनकरेक्ट ढूंढते हैं। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी लैटिन वर्ड। तो जो भी साइंटिफिक नेम होता है ना उसमें जीनस और स्पीसीज का नाम आता है, तो उसको हम लैटिन में लिखते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है जेनरिक नेम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेम ऑफ टैक्सोनोमिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इट फर्स्टली। जेनरिक नेम के बाद हम टैक्सोनोमिस्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है ना पहले, तो ये बात गलत है। जेनरिक नेम जीनस के बाद स्पीसीज का नाम आता है, टैक्सोनोमिस्ट या फिर ऑथर का नाम नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, इसलिए हम इसको करेक्ट मानेंगे। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि जेनरिक नेम मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जेनरिक नेम जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो उसका बिगिन मतलब शुरुआत करेंगे जो जीनस की वो कैपिटल लेटर से करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑल लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम मस्ट बी स्मॉल, और जो स्पीसीज है उसके सभी लेटर्स को स्मॉल में लिखा जाता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुननी है जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम क्या होता है, किंगडम, और किंगडम देखो ये सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर उससे क्लास उससे छोटी है, स्पीसीज तो सबसे छोटी होती है, स्पीसीज से बड़ी कैटेगरी तो ऑर्डर होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट बच्चों गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर पहले आना चाहिए स्पीसीज से। तो और ऑप्शन हम देखते हैं क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर डिवीजन, तो ये गलत हो गया। डिवीजन जो होता है वो क्लास से भी बड़ी कैटेगरी होती है, स्पीसीज सबसे बड़ी कैटेगरी नहीं होती। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे सेकंड ऑप्शन को। सबसे छोटी कैटेगरी हो गई स्पीसीज, उससे बड़ी कैटेगरी जीनस, उससे बड़ी कैटेगरी फैमिली, उससे बड़ी कैटेगरी ऑर्डर, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास, आपको क्लास बताना है। तो बच्चों मैमेलिया क्या होती है, मैमेलिया क्लास ही है, जबकि सेपिंडेल, प्राइमेट्स और पोएल्स, जो ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये तीनों क्या है, ऑर्डर है। तो आपको क्लास बतानी है कौन सी है, तो क्लास में आ जाएगा तुम्हारा मैमेलिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आपको ये बताना है डैश इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। असेंबलेज का मतलब होता है जोड़ना, तो जब बहुत सारी फैमिली जुड़ जाएगी आपस में
तो क्या बन जाता है, तो फैमिली से बड़ी कैटेगरी क्या होती है, फैमिली से बड़ी कैटेगरी होती है ऑर्डर। तो एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड बी। आपको ये ए और बी बताना है, यहाँ पर क्या होगा। तो किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी, उससे छोटी कैटेगरी हो गई फाइलम, उससे छोटी कैटेगरी होती है क्लास। तो ए क्या होगा, हमारा क्लास होगा। तो ए हमारा क्लास है थर्ड ऑप्शन में, और उससे छोटा ऑर्डर, और ऑर्डर से छोटी क्या आती है, फैमिली, ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है ना। अगर आपने द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है इसकी थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो वन शॉट में मैंने एक वीडियो बनाई है द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप चेक करके उस क्या वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग कॉलम। आपको कॉलम मैच करने हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये किसने दिया है बच्चों, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया है। नेक्स्ट जेनरिक नेम, तो जीनस का नेम कौन सा है, पैंथेरा जीनस का नेम होता है, ठीक। फैमिली म्यूसिडी एक फैमिली का नाम है, म्यूसिडी। और सिस्टेमा नेचुरी ये लीनियस की बुक का नाम है, ठीक है ना। तो इसका भी जाएगा कैरोलस लीनियस। तो ए और डी का है फर्स्ट, ए और डी का है फर्स्ट, तो ए और डी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। बी की हो जाएगी आपकी थर्ड, और सी की हो जाएगी सेकंड। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जीनस इज ए कैटेगरी विच कम्स इन बिटवीन द। तो जीनस एक कैटेगरी है और ये किसके बीच में आती है। जीनस से छोटी कैटेगरी का नाम होता है स्पीसीज, और जीनस से बड़ी कैटेगरी का नाम होता है फैमिली, ठीक है ना। जब बहुत सारी जीनस मिल जाती है तो एक फैमिली बनती है उससे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली। तो ये कौन सी फैमिली में रखे गए हैं, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। तो ये सब बच्चों सोलेनेसी के मेंबर हैं, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। S फॉर सोलेनम और S फॉर सोलेनेसी। तो पिटूनिया एंड धतूरा ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, कैट एंड डॉग आर प्लेस इन विच फैमिली रिस्पेक्टिवली। कैट और डॉग को किस फैमिली में रखा गया है। तो बच्चों कैट की फैमिली का नाम क्या होता है, कैट की फैमिली का नाम होता है फैलिडी, ठीक है ना। फैमिली का नाम है फैलिडी, और डॉग की फैमिली का नाम होता है कैनिडी। तो ये याद रख लेना आप, C फॉर कैट और C फॉर तुम्हारा कैनिडी। तो सी वाले ये सेम के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कैट की फैमिली फैलिडी होती है, याद रखेंगे, और डॉग की फैमिली कैनिडी होती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिकल टैक्सोनोमिक स्टडीज। तो जो क्लासिकल टैक्सोनोमी है, तो इसमें किस क्राइटेरिया को देखकर, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो क्लासिकल टैक्सोनोमिक स्टडीज है उसमें एबल ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, thus the problem of classification become more complex। तो एनिमल को जो बेटा क्लासिफाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, वो किसमें आती है, जब आप जैसे जैसे कैटेगरी में हायर कैटेगरी की तरफ चलते हो तो उसके क्लासिफिकेशन करने के में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है, टैक्सोनोमिक कैटेगरी।
तो वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे बड़ी कैटेगरी का देखो यहाँ पर होगा डिवीजन या फाइलम जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। जीनस छोटी कैटेगरी है, जीनस है ना, डिवीजन फाइलम हम ये दोनों सेम है। जब प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर डिवीजन का शब्द का यूज करते हैं, और जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर फाइलम का यूज हम करते हैं, और ये किंगडम से छोटी कैटेगरी होती है। तो ये इन सभी ऑप्शन में अगर हम कंपेयर करें तो डिवीजन या फाइलम जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, तो इसमें ही क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 27 पर चलते हैं। इन टैक्सोनोमिक हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कहां पर देखने को मिलेगी? तो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? हायर टैक्सोनोमी, ठीक है ना, हायर टैक्सोनोमी में मिलेगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है। तो सोलेनेसी है ना, कॉनवोल्वुलेसी एंड पोएसी, तो ये सब फैमिली है, ये सब क्या है? तुम्हारी फैमिली। फिर हम देखते हैं पोलीमोनियल्स, पोएल्स एंड सेपेंडेल्स, तो ये सब बच्चों ऑर्डर है, ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑर्डर को। तो बड़ा सोलेनम, पिटूनिया और एट्रोपा, ये सब क्या होते हैं? जीनस। सोलेनम जीनस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है लियोपार्ड, टाइगर एंड लॉयन, तो ये सब क्या है? ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ी कैटेगरी कौन है? फैमिली, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज में सबसे बड़ी कैटेगरी है ऑर्डर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसमें आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। कैटेगरी जितनी बड़ी होती है तो उसमें आपको सिमिलैरिटी या सिमिलर कैरेक्टर्स कम दिखाई देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज विच कम्स लोअर द रैंक ऑफ क्लास आर। तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी आपको ये बतानी है विच कम्स लोअर टू द रैंक ऑफ क्लास आर। टैक्सोनोमिक कैटेगरी बतानी है जो क्लास से छोटी है ना। तो भैया फाइलम जो है ना, पहले मैं यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम क्या होता है? किंगडम। उसके बाद फाइलम आता है, ठीक है। उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आती है स्पीसीज। तो आपको ये चेक करना है, क्लास से छोटी पूछी है तो ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आंसर होगा। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सेकंड ऑप्शन। तो ये सारी कैटेगरी जो है तुम्हारी ये क्लास के बाद आती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, टू एनिमल्स ए एंड बी हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। दो स्पीसीज के मॉर्फोलॉजिकल फीचर सेम है एंड आर फंडामेंटली सिमिलर, और फंडामेंटली भी वो सिमिलर है विद ईच अदर, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज। तो आप उनको क्या कहोगे? तो जो मॉर्फोलॉजिकली जिसके फीचर बिल्कुल सेम है और फंडामेंटली सिमिलर है तो वो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज कहलाती है ना। जिसमें हमको फंडामेंटल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 30, ए प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज। तो आपको ऐसा टैक्सोनोमिक एड बताना है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर आपको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, और डेड मिलते हैं दोनों के दोनों, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। हर्बेरियम के अंदर आपको केवल प्लांट्स दिखाई देंगे जो कि डेड होंगे, ड्राइड। बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपको लिविंग प्लांट्स मिलते हैं जो के अंदर लिविंग एनिमल्स मिलते हैं, और म्यूजियम के अंदर आपको डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, हर्बेरियम कंसिस्ट ऑफ। हर्बेरियम के अंदर क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये तो गलत है, लिविंग प्लांट नहीं होते। कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन, तो ये भी गलत हो जाएगा। हर्बेरियम के अंदर आपको एनिमल के स्पेसिमेन नहीं मिलते हैं। प्रिजर्व इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी एनिमल के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी हर्बेरियम के अंदर नहीं मिलेंगे। तो हर्बेरियम सीड कैरी ट्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन देम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हर्बेरियम में प्लांट को सुखाकर प्रेस्ड करके एक हर्बेरियम सीड के ऊपर चिपका देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल बोटेनिकल
रिसर्च इंस्टीट्यूट कंसिस्ट ऑफ? तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिलेगा? ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ओनली, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। देखो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको प्लांट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये बिल्कुल सही आंसर है। जो फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ होते हैं तो बुक्स होती है जिनके अंदर प्लांट की इंफॉर्मेशन होती है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको लिविंग प्लांट का कलेक्शन मिलता है फॉर रेफरेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है की क्या होती है? ए फॉर्म ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरिया है। ए टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ए टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। जो की है वो एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इन जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स आर, जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो एनिमल्स है वो केप्ट एंड प्रिजर्व इन कंटेनर और जार। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जूलॉजिकल पार्क के अंदर एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है और जूलॉजिकल पार्क के अंदर एनिमल्स को ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है। प्रिजर्व इन बॉक्सेस भी गलत स्टेटमेंट है और केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जो एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, ठीक है ना, उन एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क के अंदर लाया जाता है और उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है और ह्यूमन केयर के अंडर उनको रखा जाता है, ठीक है ना। इसको थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म थ्रू की यूजुअली, जब हम की के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उसमें हम की में क्या करते हैं? टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है दो स्टेटमेंट। तो जब हम कीज का यूज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम दो स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिनको हम कपलेट बोलते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। वन सिमिलर कैरेक्टर इज स्टडीज, तो ये दो है ना, दो कैरेक्टर को स्टडी करे जाते हैं जिसमें से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया जाता है और एक को रिजेक्ट कर देते हैं। टू और मोर सिमिलर कैरेक्टर्स आर यूज्ड, तो दो ही कैरेक्टर का है ना हम यूज करते हैं कीज में। ओनली वन स्टेटमेंट कॉल्ड लीड इज यूज्ड, तो एक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया जाता कीज के अंदर, हम दो स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। तो बच्चों ये थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे किसी चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।